तो आज हम जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। ये सबको तो पता ही है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो ऐसा ट्रेडिंग कंपनी थी। बट लेटर क्या हुआ, वो पॉलिटिकल अफेयर्स में इन्वॉल्व होना शुरू हो गई और मेनली दो ऐसे बैटल हुए जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में पॉलिटिकल पावर बना दिया। वो बैटल थे बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली थी ट्रेड करने की इंडिया और अदर कंट्रीज में, जो उसको 1600 में मिली थी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट से। लेकिन वो फ्री में तो मिली नहीं थी। उसके लिए वो हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट को 4 लाख पाउंड देते थे। लेकिन 1760 के बाद 68 के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती गई और उनने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा देना बंद कर दिया। और 1772 में तो ऐसा हुआ कि उन्होंने पैसा देने के बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 लाख पाउंड एज अ लोन मांग लिया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवाइव किया जाए विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें हम पहले जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनेंशियली बैंकरप्ट क्यों हुई, मतलब ऐसा क्या हुआ, क्या रीजन थे। इसके मेनली 4 रीजन थे। तो हम इनको पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहला था 1769 का बंगाल फॉर्माइन। इसमें क्या हुआ, बंगाल में बारिश वगैरह नहीं हुई तो ऐसी फसल वगैरह अच्छी नहीं हुई और ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे बहुत हाई टैक्स लगा रखे थे। जिसके उससे क्या हुआ, 1/3 जो पॉपुलेशन थी बंगाल की वो भूखमरी के कारण मर गई। ठीक है, इसका पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन था इसका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ये वॉर था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैदर अली, जो पूरे 3 साल चला फ्रॉम 1766 टू 1769। इसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत खर्चा हुआ जिससे उन्हें बहुत घाटा हुआ। इसका थर्ड रीजन था करप्शन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके एम्प्लॉयज तो दिन प्रतिदिन मतलब रिच होते जा रहे थे, लेकिन कंपनी बैंकरप्ट होती जा रही थी। और इसका फोर्थ रीजन था लॉस इन टी ट्रेड। तो मेनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो टी ट्रेड करती थी अमेरिकन कंट्रीज वगैरह में। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे 85% उसका टी एक्सपोर्ट करने लग गई कौन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जिसके उससे इनको ट्रेड में नुकसान हुआ। अब हम देखेंगे मेन फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी की मेनली इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। और हर प्रेसिडेंसी का अपना एक एक गवर्नर हुआ करता था जो इंडिपेंडेंटली वर्क करता था और रिपोर्ट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, जिनकी संख्या थी 24। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद इसमें क्या किया गया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो 2 अदर प्रेसिडेंसी थे मद्रास और बॉम्बे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया। मतलब अब जो गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे थे वो रिपोर्ट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिपोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। दूसरा चीज़ क्या की गई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कि जो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी बंगाल में उसको अबॉलिश किया गया। बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम टू ने बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी राइट्स दे रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वहाँ पे दीवानी राइट्स तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, टैक्स कलेक्शन की राइट्स, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स थे वो राजा के पास था। तो ये जिसके उससे डुअल गवर्नमेंट चल रही थी वहाँ, उसको अबॉलिश किया गया। जो इसका थर्ड पॉइंट है उसमें यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में इन 1774, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। तो और फोर्थ पॉइंट, जो सबसे पहले चीफ जस्टिस बनी वो बनी एलिजा एम्फे। फोर्थ पॉइंट ये है इसका इसमें जो कंपनी सर्वेंट जो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व थे उनको प्रोहिबिट किया गया। और लास्ट पॉइंट इसमें ये था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए एक 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। तो ये हमने कंप्लीट किया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ऐसी हम शॉर्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे पूरी इंडियन पॉलिटी डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।